फाइन स्टूडेंट, तो हम लोग इकोनॉमिक्स करने वाले हैं और ये जो हम पहले भी बहुत बार करवा चुके हैं तुम लोग को, और इस बार कर रहे हैं 2024 के दृष्टिकोण से। तो देखो फिगर देख सकते हो, फर्स्ट फिगर देख सकते हो, एक तरफ बैंक है और एक तरफ NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दिख रहा है तुम लोग को? हाँ, एक तरफ देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, सिटी बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। हाँ, बैंक तो बहुत टाइप के होते हैं, बैंक बहुत टाइप के होते हैं, जैसा अभी बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल बैंक हो सकता है, डिफरेंशिएटेड बैंक हो सकता है, वही नीज बैंक हो सकता है, पेमेंट बैंक हो सकता है। पेमेंट बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ नीज बैंक, पेमेंट बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, तो एक तरफ आपको बैंक दिखा और दूसरी तरफ तुमको दिख रहा है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। हाँ, जैसे देखो मुथूट फाइनेंस कितना न्यूज़ रहता है, न्यूज़ में तो नहीं कहूँगा, प्रचार में कितना रहता है ये। अमिताभ बच्चन आता है ना, धोनी सब भी आता है ना इसका प्रचार करने के लिए। हाँ, DHFL, बजाज, देखते हो, फिनसर्व लिमिटेड, श्रीराम कमर्शियल क्या है, व्हीकल फाइनेंसेस, मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड। देखो मनापुरम भी बहुत न्यूज़ में रहता है, मतलब वही एड सब में बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिगर से तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि भाई दो अलग चीज़ है, मतलब दोनों अलग चीज़ है। अभी डिफ्रेंसिएशन समझाएंगे। अच्छा बच्चे लोग, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी भी होता है। नॉन बैंकिंग नॉन यानी कि बैंकिंग भी नहीं है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। जैसे देखो जियो, रिलायंस जियो हो गया, टाटा हो गया, इसको कहते हैं नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज या इंस्टीट्यूशन। राइट डाउन दिस थिंग्स, ये भी टर्मिनोलॉजी है, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि वो बैंकिंग भी नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। कहने का मतलब ये है, लिखो अच्छे से, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। जैसे टाटा हो गया, समझे, जियो हो गया, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। हाँ, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि आखिर दोनों में जो अंतर है, रूल्स और रेगुलेशंस का ही बहुत अंतर है। तो बैंक के लिए देखते हैं, बैंक के लिए कौन सा रूल्स एप्लीकेबल है और कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है। तो देखो कंपनी एक्ट जो हमारे पास है, इसको लिख लेना है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बैंक के लिए कंपनी एक्ट 1956 और उसी को संशोधन करते करते 2013। यही कंपनी एक्ट है स्टूडेंट जिसके द्वारा NCLAT बनता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में जो मैकेनिज्म है ना, और NCLT और NCLAT और भी बहुत सारे जगह पे यूज़ हो रहा होता है। तो एक तो हम लोग पढ़े हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में उसका यूज़ है, तो कंपनी एक्ट से इन्वोक करके बना है। आया ये समझ में? दूसरा देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बिल्कुल वो भी इम्पोर्टेंट है बैंक को रेगुलेट करने के लिए, समझे। RBI एक्ट 1934, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद जानते हो कि मैसिव नेशनलाइजेशन हुआ है, इंदिरा गांधी के टाइम में भी हुआ है, नेहरू जी के टाइम में भी हुआ है, समझे स्टूडेंट। देखो 1955 में एक्ट बनाया गया था। जब ये एक्ट बनाया गया तो बहुत सारा जो बैंक है वो भारत सरकार के अंदर हो गया। बैंक यदि भारत सरकार का हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। RBI का कंट्रोल नहीं रहेगा उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा भारत सरकार का, फाइनेंस मिनिस्टर का कंट्रोल रहेगा। अंतर है, ऐसा नहीं कि बैंक कुछ भी है तो RBI के अंदर, नो, RBI भले ही ऊपर से SLR CRR ये सभी चीज़ मेंटेन बोलेगा करने के लिए, मगर रेगुलेशन का जब बात आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक में तो कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें फुल कंट्रोल होता है RBI का। आ रहा है समझ में? तो देखो जो नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ 55 में, राष्ट्रीयकरण एक साल पहले ही हुआ है, 55 में एक्ट आया है। जैसे 69 में इंदिरा गांधी ने कितना कुछ करवाया था, कोल इंडिया लिमिटेड को भी नेशनलाइज किया था उसने, और भी बहुत सारा बैंक खोला था उन्होंने, याद करो, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने का काम किया था इंदिरा गांधी ने, याद करो, पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत कुछ बताए हैं। तो उसी का एक नतीजा है कि 69 में उन्होंने नेशनलाइज किया था, 70 में उन्होंने एक्ट पास किया, और उसी तरह 80 में भी एक्ट पास हुआ है। ये सभी एग्जाम्पल है बैंक को रेगुलेट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस का। बात समझे? अब यहाँ पे देखो, शेड्यूल बैंक एज पर शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट 1934।
अच्छा, एक आता है ना स्टूडेंट, शेड्यूल शेड्यूल शेड्यूल, ये रिसेंट टाइम में आया था ना ये शब्द शेड्यूल का। जैसे मान लो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनना है यूनिवर्सल बैंक, बहुत आवेदन दिया था ना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया था आरबीआई की तरफ से कि आपको शेड्यूल का स्टेटस मिलना चाहिए, वही शेड्यूल का स्टेटस था। इस शेड्यूल बैंक आरबीआई के हिसाब से जो सेकंड वाला, समझे ना, मतलब उसके वाला, हाँ, शेड्यूल का स्टेटस किस किस बैंक को मिलता है? शेड्यूल बैंक एज पर शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट, यानी कि आरबीआई का 1934 का एक्ट है, उसमें शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 में कौन सा बैंक को टैग किया गया है, और ये सब बैंक क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक समझते हो ना स्टूडेंट? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो बैंक या तो अर्बन हो सकता है या फिर रूरल हो सकता है, समझे, कोऑपरेटिव बैंक है ये। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, वही बात है, मतलब स्टेट कोऑपरेटिव में क्या हो सकता है, अर्बन हो सकता है, रूरल हो सकता है। अब तो हम इस बात को भी जानते हैं कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें कंट्रोल आरबीआई का है, और ये चीज़ रिसेंट में हुआ है। ये चीज़ देखोगे तो 2020 के बाद हुआ, और यूपीएससी का 2021 और 22 में एक बहुत सुंदर क्वेश्चन भी बन गया इसके ऊपर। पहले स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आरबीआई ने क्या कहा कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम कंट्रोल करें किसको, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। रूरल कोऑपरेटिव बैंक अभी भी कंट्रोल करता है स्टेट। ये सब चीज़ को लिखना है स्टूडेंट, आया समझ में? एसबीआई देखो, बिल्कुल बहुत सारा जो राष्ट्रीयकरण बैंक हुआ, नेशनलाइज बैंक बहुत सारा है ना जी, जिसका शेयर 51% से ज़्यादा, ऐसा बैंक बहुत सारा है इंडिया में। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी शेड्यूल्ड बैंक है। फॉरेन बैंक, जो बाहर का बैंक रहता है और हमारा सब्सिडी रहता है ना यहाँ पे, बहुत सारा इंडिया में बैंक है ऐसा जो विदेश का बैंक है और यहाँ पे सब्सिडी है। जैसे हमारा ही बैंक बहुत सारा बाहर भी है, समझे। और ग्रामीण बैंक, जिसको रीजनल रूरल बैंक्स भी कहते हैं हम लोग। ग्रामीण बैंक, जैसे ग्रामीण का देखते हो ना, ग्रामीण बैंक्स का एटीएम भी तुमको मिल जाएगा अच्छा खासा, आया समझ में? तो ये जो ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, वो भी लिख लो, वहाँ पे फुल फॉर्म लिख लो। बैंक बहुत टाइप का होता है विद्यार्थी लोग, समझे। तो ये सब क्या है, आरबीआई के शेड्यूल में आता है, आरबीआई का शेड्यूल में आता है ये सब चीज़। तो ये क्या है, बैंक से रिलेटेड सभी तरीका, मतलब एक रूल्स और रेगुलेशंस हो गया, कौन सा एक्ट गवर्न करेगा, शेड्यूल में कौन सा बैंक आता है। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं विद्यार्थी लोग, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, आखिर एनबीएफसी के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। तो उसके लिए भी कंपनी एक्ट है जो बैंक के लिए था 1956 और 2013 वाला, हाँ, उसके लिए भी आरबीआई का रेगुलेशन तो लग ही रहा है। ऐसा तो नहीं कि एनबीएफसी में आरबीआई रेगुलेट नहीं कर रही, आरबीआई भी कर रही है, साथ साथ बाकी भी रेगुलेटर रहता है एनबीएफसी का। कहोगे सर बाकी रेगुलेटर, कौन सा रेगुलेटर का आप बात कर रहे हैं? तो देखो, फाइनेंशियल रेगुलेटर और भी है, जैसे पेंशन के लिए है, जैसे इंश्योरेंस के लिए है, जैसे सेबी है। सेबी अपने आप में एक फाइनेंशियल रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट का, शेयर मार्केट का स्टूडेंट। तो अब वो डिपेंड करे कि एनबीएफसी किस तरह का ऑपरेशन कर रहा है। क्या एनबीएफसी पेंशन वाला ऑपरेशन कर रहा है? क्या एनबीएफसी इंश्योरेंस वाला काम कर रहा है? क्या एनबीएफसी तुम्हारा कैपिटल मार्केट वाला काम कर रहा है क्या? तो इस हिसाब से तय होता है कि आरबीआई एक रेगुलेटर तो है, दूसरा रेगुलेटर क्या होगा वो तय करेगा वो कौन सा ऑपरेशन पे काम कर रहा है, समझे। तो 1934, हाँ, नाउ अदर रेगुलेटर्स आर इंटरेस्टेड टू रेगुलेट सम, देख रहे हो ना, और भी रेगुलेटर्स आ गए इसमें, केवल सोल आरबीआई नहीं होगा, और भी रेगुलेटर्स होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट की मेन एक्टिविटी एनबीएफसी का क्या है, और एनबीएफसी क्या क्या नहीं कर सकता जो बैंक कर सकता है। तो यहीं से दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन पता चल जाएगा, सही बात है ना। तो पहले देखते हैं कि एनबीएफसी क्या कर सकता है। हाँ, एनबीएफसी भी बच्चे लोग लोन और एडवांसेस, वही क्रेडिट दे सकता है, बिजनेस क्रेडिट दे सकता है, समझे ना। बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांस, मतलब बिजनेस के नाम पे वो लोन दे सकता है, क्रेडिट दे सकता है हमारे तुम्हारे जैसे आदमी को। मैं बिजनेस है वो, ये भी जान लेना, बिजनेस के लिए, बात समझे। हाँ, बॉन्ड को वो एक्विजिशन कर सकता है, एक्वायर कर, बॉन्ड को भी खरीद सकता है, तभी तो सेबी रेगुलेटर बनेगी। शेयर खरीद सकता है, डिवेंचर भी खरीद सकता है। डिवेंचर क्या बताए थे, जब कोई प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट आदमी कभी कोई बॉन्ड इशू करता है उसको भी वो खरीद सकता है, दैट्स कॉल्ड डिवेंचर।
बिजनेस ऑफ लीजिंग, बिजनेस ऑफ हायर परचेस एंड चिट बिजनेस। चिट फंड वाला जो बिजनेस आता है ना, जमा उमा करने वाला होता है ना, वो भी कर सकता है ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बिजनेस लोन देता है, ठीक है। हाँ, बॉन्ड खरीद सकता है, जो कि आरबीआई, जो कि बाकी बैंक भी खरीद सकता है, समझे। बिजनेस ऑफ हायर परचेस, यानी कि बड़ा परचेस, बहुत बड़ा वाला चीज़ है तो उसका भी बिजनेस के लिए पैसा दे सकता है, ठीक है। और चिट फंड सब के लिए यूज़ कर सकता है। अब देखो, अभी तक जो भी तुमको पता चला, इससे और क्लैरिटी होगा नीचे देखोगे तब। ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए पैसा 1 रुपया भी नहीं दे सकता है। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर देखोगे तो बाकी बैंक के लिए वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ जाता है ना। यूनिवर्सल बैंक के लिए कितना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? 40%, 40% स्टूडेंट। अब मैं तुमको बताता हूँ कि 40% का मीनिंग क्या होता है। हर समय हम लोग 40% समझते हैं। व्हाट डज इट मीन? तो एक लेमन टाइम में समझो स्टूडेंट कि लेट से 100 रुपया जमा हुआ बैंक में, बैंक का टोटल क्या है? 100 रुपया है, समझे। इधर देखो 100 रुपया बैंक का है, बैंक में डिपॉजिट 100 रुपया हुआ है। तो बैंक सभी पैसा तो नहीं दे सकती है लोन के रूप में, बैंक को मेंटेन करना पड़ता है बहुत सारा चीज़। SLR मेंटेन करना पड़ता है, CRR मेंटेन करना पड़ता है। CRR का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, करेक्ट। कितना है, कितना परसेंटेज है? 4.5% है। SLR मेंटेन करना पड़ता है, कितना? 20% है, 18%। हाँ, तो ये हो गया दोनों। CRR का मतलब क्या? कैश के रूप में उसको अलग से पैसा निकाल कर रखना पड़ेगा। SLR का मतलब क्या होता है विद्यार्थी लोग? हाँ, चाहे कैश भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो, भारत सरकार का बॉन्ड भी हो सकता है, हाँ, स्टेट डेवलपमेंट लोन भी हो सकता है, स्टेट का भी जो अपना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, करेक्ट। और तीसरा क्या हो सकता है? गोल्ड रिजर्व भी हो सकता है। तो जब 100 रुपया आया तो उतना रुपया तो साइड करना पड़ेगा आपको। तो लेट से यहाँ पे तुम्हारा चला गया 25 रुपया, मान के चलते, एक एग्जाम्पल मान के चलते 25 रुपया चला गया। कितना बचा जी बैंक के पास? 75 रुपया बचा। अब वो 75 रुपया में बैंक क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। यूनिवर्सल बैंक इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और क्रेडिट भी दे सकता है। अब ये 75 रुपया में डिसाइड हो रहा है कि वो क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से 2 ब्रांच छूटता है, या तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है या फिर वो क्रेडिट दे सकता है तुम्हारे और मेरे जैसे आदमी को। तो लेट से 75 रुपया में बच्चे लोग, 75 रुपया में लेट से 30 रुपया का वो इन्वेस्टमेंट किया तो कितना बचा? 45 रुपया बचा। तो 45 रुपया का 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाता है। आया बुझने? तो 40% का मतलब ये नहीं कि 100 रुपया का 40% वो किसान को देगा आफ्टर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट है उसके पास। उसको क्रेडिट भी देना है और साथ में उसको इन्वेस्टमेंट भी देना है अलग से। तो 35 रुपया तो लगभग उधर ही दे दिया उसने, और 40 रुपया बचा, या जो भी है 30 दिया तो उधर तुम्हारा 45 बचा, जो भी मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है तुम लोग को। तो जो क्रेडिट है उसका टोटल का 40%, उसका 40% वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को दे रहा है। देखो अब तुम खुद बोलो कि यदि टोटल पैसा में यदि खाली एग्रीकल्चर क्रेडिट को 40% देता तो बैंक सर्वाइव कर पाएगा? फिर बैंक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। यदि आप कहो कि इन्वेस्टमेंट से पहले उसको टोटल करके 40% यदि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना हो तो उसको नुकसान हो जाएगा। आया समझ में? तो आफ्टर इन्वेस्टमेंट तब दे रहा होता। चलो आया बुझने नहीं है? तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी देखो, तो NBFC एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। हाँ, परचेस और सेल ऑफ एनी गुड्स, देखो ये नहीं कर सकता, कोई भी गुड्स को खरीद नहीं सकता और ना ही बेच सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल, परचेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल बैन है। यानी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गया, वही रियल इस्टेट हो गया, ये सब चीज़ वो ना ही बेच सकता है ना ही वो खरीद सकता है। मैं बैंक कर सकता है ये सब चीज़। जैसे मान लो कि बैंक को किसी ने कोलेट्रल रख दिया, जैसे होता है ना आमतौर पे कोलेट्रल रख देता है ना बैंक का, जमीन रख देता है, और वो आदमी पैसा नहीं दिया तो बैंक आके कोलेट्रल को भी बेच सकता है। अब बेच के पैसा अपना जो हुआ बैंक में डाल दिया, वो बैंक कर सकता है, मैं ये नहीं कर सकता। तो सेल और परचेस बिल्कुल नहीं कर सकता, ना ही कंस्ट्रक्शन कर सकता है तुम्हारा इमोबल प्रॉपर्टी को। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड योर NBFC। याद रहेगा? हाँ, इसको याद रख लेना है सभी चीज़ को, बहुत बेसिक्स है वो। और भी देखो, ये तो चलो मोटा मोटी बेसिक्स हुआ।
अंदर जाओगे तो और भी बहुत सारा अंतर तुमको समझ में आएगा। देखो एक साइड तुम्हारा बैंक दिया गया है, एक साइड तुम्हारा NBFC दिया गया है। तो देखो स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसको कि NBFC तुम्हारा ना ही तुमको सेविंग अकाउंट देगा, यानी कि ना ही वो सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट तुमसे ले, जानते हो ना कि डिमांड डिपॉजिट दो होता है। इधर देखो विद्यार्थी, इधर देखो, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, या तो सेविंग अकाउंट या तुम्हारा करेंट अकाउंट। इधर देखो, छोड़ दो वो सब चीज़, छोड़ दो, यहाँ पे देखो सिंपल भाषा में समझो ना, फिर लिख लेना तुम लोग। डिमांड देखो, दो तरह का डिपॉजिट होता है, एक को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट और एक को कहते हैं हम लोग टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट होता है, एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा क्या होता है, करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी जो पैसा जमा करता है उसमें ब्याज भी मिलता है, 2% 3% कम ब्याज मिलता है, क्योंकि हो सकता है आज जमा किए कल ATM से निकाल लेंगे हम लोग। बात समझे, सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट इज ए एग्जांपल ऑफ डिमांड डिपॉजिट, आया समझ में। सेविंग। करेंट अकाउंट का मतलब जो बिजनेस करने के लिए जमा करता है, उसमें 1 रुपया भी नहीं देता है इंटरेस्ट। बड़ा जो होता है ना कंपनी, सब बिजनेस एक्टिविटी के लिए पैसा जमा करता है, वो तुरंत निकाल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है पैसा, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बच्चे लोग, करेंट अकाउंट बोलते हैं। करेंट अकाउंट में पैसा नहीं देता है, ब्याज नहीं देता है बैंक से। तो ये दो जो अकाउंट है, कौन सा, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, इसी को हम डिमांड अकाउंट कहते हैं या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ये NBFC आपको इशू नहीं कर सकती है। कितना बड़ा डिफरेंस। और बैंक में जाते हो, मुंह उठा के जाते हो ना, KYC देते हो, अपना सब कुछ लिखता है, तुमको दे देता है कि लीजिए ATM कार्ड के साथ आप लीजिए, मजे में रहिए। ये NBFC नहीं कर सकता। तो इसलिए लिखा गया कि NBFC कैनट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट का डेफिनेशन वहाँ पे लिखो, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। वो इशू नहीं कर सकती है, कहने का मतलब ये है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और इसलिए स्टूडेंट वो चेक भी इशू नहीं कर सकती है। चेक जब उसको सेविंग अकाउंट का है ही नहीं परमिशन, जब उसका करंट अकाउंट का परमिशन ही नहीं है, तो इसलिए वो कैनट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। चेक वाला व्यवस्था नहीं होता NBFC के पास, नो चेक। हाँ, ये देखो कितना सुंदर पॉइंट सब है, देखो कितना बढ़िया पॉइंट सब है। NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, देखो जितने भी बैंक है सब में RTGS और नेफ्ट लगता है। जब एक बैंक से दूसरी जगह हम बैंक में जमा करते हैं ना, तो RTGS एक मैकेनिज्म है ना, हाँ, जो NPCI करवा रहा होता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जितना भी ट्रांजैक्शन भारत में होता है सबका जिम्मेदारी किसके अंदर आता है, NPCI के अंदर। आज जो तुम ATM कार्ड से जो पैसा निकालते हो उसमें भी NPCI है मेन रेगुलेटर, जो RBI का अपना हिस्सा है, RBI प्रोमोटर है उसका। आ रहा है समझ में ना। तो इसका मतलब क्या है कि NBFC ना ही नेफ्ट का हिस्सा है और ना ही RTG का हिस्सा है। वही नेफ्ट और RTGC का मतलब ही होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो आप NBFC को नेफ्ट से RTGS से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब ये हुआ। दैट्स वाई NBFC इज नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। समझ गए ना। तो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का मतलब वही RTGS और NFTs का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है ये, जो कि आमतौर पे बैंक होता है। हाँ, ये तो पहला डिफरेंस समझ गए। NBFC के अंदर का मैकेनिज्म, ऑपरेशन करने का तरीका, कि वो तुमको डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता है। जब डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करेगा, तुमको चेक नहीं दे सकता है। जैसे चेक बैंक में जाते हैं, चेक भजाते हैं ना हम लोग, तुरंत दे देता पैसा, ये कुछ वक्त लगा के सिग्नेचर सब देख के दे देता है पैसा, वो NBFC नहीं कर सकती है। दूसरा क्या डिफरेंस समझे हम लोग कि पेमेंट और सेटलमेंट का सिस्टम का हिस्सा वो नहीं है, जो कि आमतौर पे बाकी बैंक रहता है। और तीसरा क्या है, देखो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ DICGC। अच्छा देखो DICGC जो है ये RBI का सब्सिडियरी है। जैसे RBI का सब्सिडियरी नेशनल हाउसिंग बैंक है ना, तो लिख लो, पहले तो लिख लो कि ये RBI का सब्सिडियरी है DICGC। लिखो उसमें, वहां पे एक एक वर्ड लिख के जाना है, यहां से लिखो, राइट डाउन। DICGC इज अ सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो आमतौर पे अभी हम लोग रिसेंट टाइम में पढ़े हैं इसमें सर्वे में कि कोई भी बैंक फेल हो जाए, दिवालिया निकल जाए, तो 5 लाख रुपया तक आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। पहले कितना था, 1 लाख तक था, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया।
सही बात है ना। ये व्यवस्था एनबीएफसी में नहीं मिल सकता आपको। यदि एनबीएफसी का दिवालिया निकल गया और आपका पैसा वहां पे है तो गया। अब देखो, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि एनबीएफसी भले ही डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता है, टाइम डिपॉजिट जरूर लेता है। वो टाइम डिपॉजिट मतलब 20 साल के लिए जमा करना है, 10 साल के लिए जमा करना है, वो बिल्कुल एनबीएफसी ले लेगा वो पैसा आपका। आया समझ में क्या अंतर है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा गया है कि टाइम डिपॉजिट नहीं लेगा। हम बोले दो तरह का डिपॉजिट हो सकता है। एक क्या हो सकता है तुम्हारा, ये है ना डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का अंदर नीचे दो चीज, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। और टाइम डिपॉजिट का अंदर होता है कि जो साल के हिसाब से बल्क, उसमें बहुत सारा बल्क डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, दुनिया भर का चीज होता है जो आप 10 साल 20 साल 30 साल के लिए जमा करते हो, वो एनबीएफसी दे सकता है। बात समझे? हाँ, मगर इस चीज से ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो नहीं जुड़ा हुआ चीज है, और DIGC वाला प्रोविजन भी इसके साथ नहीं है। यदि कोई दिवालिया निकल गया, डिफॉल्ट हो गया एनबीएफसी, तो जो आदमी जो टाइम डिपॉजिट किया है उसको पैसा नहीं मिलेगा। आया समझ में? चलो वेरी नाइस। देखो यहाँ पे क्या है, देखो 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 यहाँ पे बहुत सुंदर। हाँ, कौन क्या कर सकता है, देखो और भी स्पष्ट कर दिया है। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, बैंक्स एंड एनबीएफसी का। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दो ही टाइप का होता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब बच्चे लोग सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ऑल द शेड्यूल बैंक्स कैन कलेक्ट डिमांड डिपॉजिट। जितने भी शेड्यूल बैंक हैं, आरबीआई का जो शेड्यूल स्टेटस में जितने भी बैंक आते हैं, वो सब टाइम डिपॉजिट को क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। टाइम डिपॉजिट को स्वीकार डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ कि करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट आपको खोल के दे सकता है, बट एनबीएफसी नहीं कर सकता है। काट दिया नीचे, एनबीएफसी ये चीज़ नहीं कर सकता है। इधर देखो टाइम डिपॉजिट, तो टाइम शेड्यूल बैंक भी टाइम डिपॉजिट करता है। वही टाइम डिपॉजिट मतलब वो समय के हिसाब से, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। वेरी गुड, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब फिक्स, वो पैसा आप निकालोगे नहीं। देखो जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि 10 साल तक के लिए हमारा पैसा बैंक में सेव रहे, तो हम 10 साल तक के लिए सेव कर दिए, जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, टाइम डिपॉजिट को। और यदि हम 5 साल में ही क्या बोले कि हमारा पैसा लाओ, तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा काट लेगा वो, क्योंकि जमा तो किए थे 10 साल के लिए, पेनल्टी भी लग जाता है उसमें। हाँ, फिर 10 साल बाद निकालेंगे तो हमको सूद ब्याज से बढ़िया से मिल जाएगा पैसा। ये भी बात है, समझ गए ना? तो ये टाइम डिपॉजिट इज नथिंग बट ए फिक्स डिपॉजिट हो। हाँ, नीचे देखो जो हम अभी बताए हैं तुम लोग को कि क्या ये टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो देखो उसको बहुत अच्छे से कैप लगा के दिया गया। कैप मतलब कुछ विथ सम रेगुलेशंस। देखो, ओनली द एनबीएफसी एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई एंड देयर रेगुलेटर कैन कलेक्ट टर्म डिपॉजिट। देख रहे हो ना, यानी कि हर एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट हर एनबीएफसी नहीं कर सकता। वही एनबीएफसी कर सकता है जिसको ऊपर रेगुलेटर ने ओके बोल दिया हो। जैसे आरबीआई ने बोल दिया कि ठीक है जाओ कर लो, तुम फिक्स डिपॉजिट कर लो, पता हम तुमको स्वीकार करते हैं, तुमको हम अप्रूवल देते हैं, कोई भी आदमी आएगा जमा करने के लिए तो तुम ले लेना। हाँ, यदि ऊपर से आरबीआई बोल दे कि नहीं करना है तुमको समझ में आ रहा है जैसे यदि कोई बोल दे कि नहीं करना है, यदि आरबीआई बोल दे कि नहीं करना है तो फिर नहीं करेगा, आरबीआई से परमिशन लेना होगा। मगर हम जानते हैं कि एनबीएफसी का केवल आरबीआई रेगुलेटर नहीं है, पेंशन वाला भी रेगुलेटर है। IRDAI सुना है ना, PFRDAI सुना है ना। हाँ, तो रेगुलेटर से पूछना पड़ेगा। रेगुलेटर एक तो आरबीआई आएगा, बाकी रेगुलेटर से ही परमिशन लेना पड़ेगा फॉर टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब वही टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट मतलब वही फिक्स डिपॉजिट। तो आरबीआई एंड रेगुलेटर सेट सर्टेन क्राइटेरिया, उसके लिए क्राइटेरिया। हाँ, क्रेडिट रेटिंग इज नॉर्मली रिक्वायर्ड। कितना अच्छा है बैंक का हेल्थ, बैंक का हेल्थ क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है ना। अब क्रेडिट रेटिंग कौन सा कंपनी देता है, याद करो, दुनिया में सबसे बेस्ट 3 कंपनी है ना। हाँ, फिच, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग्स। हाँ, इंडिया में उसका एक जो ऑफशूट है वो क्राइसिल है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। तो क्रेडिट रेटिंग इसको बोलते हैं। क्रेडिट देखता है कि इस बैंक का स्थिति क्या है, कासा रेशियो कितना है, कितना ये पैसा दे रहा है, हेल्थ देखते हुए, और भी बहुत सारा कंडीशन, समझे। तो टर्म डिपॉजिट कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय रेगुलेटर्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब देखो कैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, कि जो हम पैसा जमा करते हैं वो पैसा बहुत ज़रूरी है आरबीआई के लिए। आज तुमको
इकोनॉमिक सर्वे में बहुत कुछ पता चल जाएगा कि कितना डिपॉजिट हुआ, कितना लोन दिया बैंक ने, बैंकिंग सिस्टम ने। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, नीचे लिखा गया लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है बाबू बताओ तो किस लिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज फॉर बैंक? क्या रिस्क? रिस्क का मतलब क्या हुआ बैंक के लिए? रिस्क का क्या होता है? लाइबिलिटीज का मतलब बैंकिंग सिस्टम में जहाँ पर बैंक को कुछ पैसा देना पड़ जाए उसको हम लोग लायबिलिटी मानते हैं। क्या होते हैं? हाँ, लोगों का डिपॉजिट देना क्या पड़ जाए, आदमी जो पैसा दे दिया वो इंटरेस्ट देना पड़ जाए। हाँ ऐसे बोलो। आरबीआई का मतलब बैंक जब पैसा हम देते हैं तो बैंक खुश नहीं होता। बैंक, अब ऐसे समझो, बैंक खुश तो होगा ही, मगर बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, बोझ है, क्योंकि बैंक को हम पैसा रखने के लिए दिए हैं। तो बैंक केवल कस्टोडियन है, बैंक हमारा पैसा का, तो बोझ रहेगा ना, उसको पैसा भी लौटाना है, प्लस इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। तो बैंक के लिए क्या है वो बच्चे लोग? लाइबिलिटीज। तो इस तरह का तुम्हारे ऐसा मेरे ऐसा आदमी तो बहुत सारा लोग देता होगा। तो टोटल जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है? तुम्हारा लाइबिलिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, किसको? बैंकिंग सिस्टम को। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं। यानी द इंटरेस्ट ऑन विच बैंक्स विल गिव द लाइबिलिटीज या डिपॉजिट on which bank has to give some interest is called cost of funds। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट ऑफ फंड बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फंड इज नथिंग, इंटरेस्ट है। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब इंटरेस्ट। किसको देना पड़ेगा? बैंक को देना पड़ेगा। तो नॉर्मली देखो, अब देखो बच्चे लोग कितना बढ़िया से दिखाया गया, देखो अच्छे से। करेंट अकाउंट 0 ब्याज, तो चाहेगा ना बैंक लोग कि पक्का करेंट अकाउंट में ही खोल दे, हम 1 रुपया ब्याज नहीं देना पड़ेगा हमको, नहीं, 0 है। और किसके लिए खुलता है? ये सब बिजनेस लिए खुलता है। सेविंग अकाउंट पे देखो लगभग वही 3-4% के बीच में मिलता है। ये हर समय आंकड़ा बदलता है, परसेंटेज नहीं लिखेगा वहाँ पे तुम लोग, हर समय बदल रहा होता है। ये चीज़ डिपेंड करता है ऊपर से रिपो रेट सब क्या है, दुनिया भर का चीज़। बस खाली समझने के लिए एक टेबल दिया गया है, सैकड़ों मान के नहीं चलोगे, ये आंकड़ा बहुत पहले का है, बदलता है ये सब चीज़, समझे? तो देखो सेविंग अकाउंट में मिल रहा है, देखो तो बच्चे लोग 4% के आसपास दिया गया है, समझे? और ऊपर में देखो जो हम लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट भी होता है, टाइम डिपॉजिट भी होता है, नहीं? और टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या कि जहाँ पे बहुत दिन के लिए पैसा जमा, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहेंगे, देखो तो उसको रिकरिंग डिपॉजिट, वही फिक्स डिपॉजिट और बल्क डिपॉजिट। इनफैक्ट तीनों ही क्राइटेरिया फिक्स डिपॉजिट का ही है, मगर तीनों में भी अंतर है, समय समय को देखते हुए, टाइम को देखते हुए। तो सबसे अधिक जो पैसा बैंक देगा इंटरेस्ट में, वो बल्क डिपॉजिट के लिए देगा। 2 करोड़ 3 करोड़ यदि आदमी जमा कर देगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो बहुत बड़ा खजाना हो गया। अब वो 2-3 करोड़ से, मान लो कि तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी 2-3 करोड़ रुपये जमा कर दे बैंक को, अब बोला कि 20 साल बाद हम लेंगे, तो बैंक को तो बहुत फ़ायदा हुआ, लाइबिलिटी है, बैंक को फ़ायदा हुआ ना जी। वो उसको फिर करेगा, अपना खर्च करेगा, उससे कितना कमाएगा बैंक। तो बल्क डिपॉजिट, ठीक है। तो हम यहाँ से ये पता जरूर कर लिए कि टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और बल्क डिपॉजिट क्या है, तुम्हारा टाइप्स है। और इधर जो नीचे वाला क्या देखे थे हम लोग? हाँ, सेविंग। क्या सेविंग अकाउंट किसका एग्जांपल है? हाँ, डिमांड डिपॉजिट का। बोलते हैं डीडी है क्या आपके पास? डीडी फाड़ के लाओ तो डिमांड डिपॉजिट इसमें तो आप देखो कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब क्या? सबको जोड़ के, बच्चा लोग सबको जोड़ के, यानी करंट अकाउंट पे तो करंट अकाउंट तो कुछ दिया ही नहीं उसने, सेविंग अकाउंट, बल्क अकाउंट है ना, फिक्स्ड अकाउंट और क्या है, रिकरिंग अकाउंट, ये सब पे टोटल कॉस्ट ऑफ फंड कितना पड़ा? लगभग तुम्हारा कितना पड़ा? 6% के आसपास, इतना इंटरेस्ट दिया सब मिला के। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक इतना इंटरेस्ट दे रही है तो बैंक इससे ज़्यादा लेगी, तभी बैंक चल पाएगा। बैंक इंटरेस्ट इतना दे रही है तो बैंक इंटरेस्ट हम लोग से तो ज़्यादा लेगी, तभी वो उसी गैप में बैंक चल रहा है एक्चुअल में। नीचे देखो तो कॉस्ट ऑफ फंड पूछेगा, बता दोगे ना? हाँ, नीचे देखो टाइम लाइबिलिटीज़ और डिमांड लाइबिलिटीज़, वही तो देखो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, देखो टाइम वाला ऊपर वाला जो था, ठीक है, बल्क डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट भी होता है, सब कुछ नहीं जानना है तुम लोग को। टाइम लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट और स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये बहुत टाइप्स के होते हैं। डिमांड लाइबिलिटीज़ देखो सेविंग अकाउंट वाला, करेंट अकाउंट वाला, वही डीडी देखो डिमांड ड्राफ्ट होता है
और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो मेन है ये दो पकड़ो, इसको दो तीन पकड़ो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो डे टू डे होता है उसको पकड़ो। आगे देखो विद्यार्थी, आगे देखो, तो अब बैंक जो इंटरेस्ट देगा उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड्स। और बैंक जब इंटरेस्ट हम लोग से लेगी तो उसको बोलेंगे यील्ड। देखो यानी कि एसेट के ऊपर, बैंक का एसेट क्या होता है, बैंक का एसेट मतलब लोन, जो लोन का मतलब वही क्रेडिट जो बैंक ने दिया है उसके ऊपर ब्याज लेगा ना, तो सब ब्याज को जोड़ कर हम लोग क्या बोलेंगे, यील्ड कहेंगे। वही लिखो, यील्ड है या फिर उसको इनकम कहा जाता है, एक ही बात है, समझे। तो अभी क्या देख रहे थे तुम लोग, 6-7% था ना, कुछ 6% कुछ ऐसा था ना जी अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स। देखो इसमें लगभग 10%, यील्ड कितना होगा, 10% होगा। और ये माना जाता है स्टूडेंट्स कि एक बैंक को ठीक से ऑपरेट करना है तो जो नेट मार्जिन होना चाहिए, ठीक है, मार्जिन मतलब वही यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ फंड, वो कम से कम 4% होना चाहिए। यदि 4% है तो बैंक बहुत हेल्दी रोबस्ट है वो बैंक। आया समझ में? हाँ देखो नीचे देखो तो बच्चे लोग, वही देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख रहे हो ना, इसी को बोले नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स, और ऊपर देखो तो एवरेज यील्ड ऑन एडवांसेस। एडवांस मतलब वही जो लोन क्रेडिट दिया है, ठीक है। इसमें 3% दिखाया गया है, तो वही समझो ना, 3 से लेके 4% का गैप होगा। 4% सबसे हेल्दी माना जाता है एक्चुअली। और देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर का 4% है। हमने देखा है पिछले रिसेंट टाइम में भी, इकोनॉमिक सर्वे में भी, कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बेटर है क्रेडिट अप्राइजल में। एनपीएस भी कम उसका होता है, एनपीएस ज़्यादा प्रॉब्लम उसका था, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मतलब सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक सबका था। तो ये जो दिखाएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3 और 4 के बीच में रहे तो उस बैंक को हम हेल्दी बैंक कह सकते हैं। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे आया स्टूडेंट, यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ फंड्स, समझ गए, वही सब दिया गया। आगे जाओ। हाँ एक फर्स्ट फिगर में दिखाया 3% और सेकंड फिगर में तुमको 2.5% दिखा रहा है, और तुमको बोलेगा कि कौन सा बेटर है, तो जाहिर सी बात है जो 3 से ऊपर है वो बेटर है, वो बैंक अच्छे से काम करेगा, समझ गए। देखो आगे देखो, हो गया वो ख़त्म। तो वहाँ से वो लेके चलो नेट इंटरेस्ट मार्जिन लेके चलो, वो शब्द को बोरो करके लेके चलो, ठीक है, वो शब्द बाद में इकोनॉमिक्स में काम आएगा। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो कि जरूरी है हम लोग को समझने के लिए। यहाँ पे सेविंग अकाउंट समझना है हमको करेंट अकाउंट समझना है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट समझना है, रिकरिंग डिपॉजिट समझना है, और बल्क डिपॉजिट अकाउंट समझना है। और देखो हर समय बोलते हैं ना कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में एनआरआई का भी डिपॉजिट हो सकता है, तो एनआरआई का 3 तरह का अकाउंट होता है, वो सब आ जाएगा इसमें। और यूपीएससी का 2020 या 21 का एक सवाल भी था एनआरआई डिपॉजिट को लेके। देखो तो सेविंग अकाउंट, वहाँ पे देखो सेविंग अकाउंट, देखो सेविंग अकाउंट में क्या बोले स्टूडेंट, ब्याज मिलेगा, ठीक है। नीचे देखो तो नॉर्मली 4% ब्याज मिलता है। देखो सबसे लास्ट लाइन देखो, बाकी देखो बहुत सारा चीज़ रिडंडेंट भी हो गया, ठीक है, क्योंकि बैंक बदलते रहते हैं। देखो जो मिनिमम बैलेंस का जो बात कर रहा है ना, नॉर्मली 5000, ये सब अब बदल गया। तो इसलिए जो पॉइंट काम का पॉइंट है वही लो इसको। देखो चाहे इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, तुम्हारे और मेरे से आदमी के लिए हो सकता है सेविंग अकाउंट, या फिर स्मॉल बिजनेस के लिए हो सकता है। आइडिया क्या है, आखिर क्यों इस तरह का हम लोग डिमांड डिपॉजिट में, डिमांड नहीं सॉरी टाइम डिपॉजिट में या टाइम लाइबिलिटीज़ में आखिर हम सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाए क्यों हैं? तो इसका कॉन्सेप्ट इसलिए लाए ताकि तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी जो पैसा थोड़ा बचा पा रहा है अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वो पैसा बैंक में खर्च कर सके। लेट से 20,000 या चलो 50,000 लेट से एक किसी का मंथली इनकम है, समझे, इनकम है, तो लेट से 30,000 खर्च हुआ, 20,000 बचा ना जी, तो 20,000 कम से कम वो बैंक में जमा कर सके। अब बैंक में जमा करेगा तो देखो 4% तो ब्याज मिल ही रहा है उसको फ़ायदा ही है। देखो आइडिया इज़ टू सेव ए लिटिल आउट ऑफ देयर करेंट इनकम्स। देख रहे हो करेंट इनकम्स में जो थोड़ा सा ही बचेगा कम से कम वो बैंक में दे दे, और बैंक से तो उसको रिटर्न्स मिल ही रहा है 4% में, उसको ही फायदा, बैंक को भी फायदा, बैंक को भी फायदा है जी, समझे, क्योंकि वहीं से कासा रेशियो डिफाइन होता है बैंक का। बैंक का जो एक हेल्दी पैरामीटर, बैंक का एक पैरामीटर नापना है कि बैंक कितना बढ़िया है, तो कासा रेशियो से भी डिफाइन होता है। और कासा रेशियो में जानते हो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ही 2 अकाउंट होते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। तो देखो यहाँ पे
एंड ऑल्सो टू मेक देम अर्न सम इंटरेस्ट ऑन देयर अर्निंग्स। कोई बात नहीं है, तुम थोड़ा पैसा जमा कर लो, थोड़ा पैसा तुमको और भी मिले, इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये आइडिया था। हाँ, शुरू में तो बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट भी देती थी, उसको बोलते हैं नो फ्रिल अकाउंट्स, ठीक है। और देखो अब तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर जीरो अकाउंट कर दिया गया ना, जीरो मनी, कोई पे करने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मली 4% देती है। समझ गए, नॉर्मली, और जरूरी नहीं कि सब बैंक दे आपको। आगे देखो करंट अकाउंट, देखो करंट अकाउंट एक्चुअली बिजनेस के लिए, फार्म्स और कंपनीज के लिए, तुम्हारे और मेरे इस आदमी के लिए नहीं है, वो बिजनेसमैन के लिए है, बिजनेस को रन करने के लिए है। इसमें 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैरी नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। बात समझे, इतना चीज़ लिख लो ना, उतना ही लिख लो, काफ़ी है। आगे देखो, नीचे आओ, हमें मतलब है कासा रेशियो से, CASA। बच्चे लोग जो CA है ना वो करेंट अकाउंट है, और ऐसे जो है ना वो सेविंग अकाउंट है। लिखो कासा रेशियो। अच्छा, नॉर्मली कासा रेशियो कितना होना चाहिए एक बैंक का, हेल्दी बैंक को देखने के लिए? हाँ, 40%। लिखो 40%, वो प्रोविजनिंग रेशियो था। तुम क्या बोल रहे हो? 40 to 45%। हाँ हाँ, आइडल मारा। हाँ ठीक है, इंडियन बैंक भी उसी में। हाँ सही है, सही है, 40 to 45 करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, 40 to 45। देखोगे तो यहाँ पे देखो स्टेट बैंक ऑफ SBI देखो 45 है कि नहीं है? हाँ। अब क्यों इसके पीछे लॉजिक समझते हैं। पहले तो बच्चा लोग लिखो कासा का मतलब, कासा रेशियो इज इक्वल टू, लिखो करेंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट प्लस टोटल डिपॉजिट, हाँ, डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। आया बुझने? ऊपर लिखा न्यूमरेटर में CA प्लस SA डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट का मतलब क्या है? कासा वाला भी आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 40% होना चाहिए। तो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इसका रिफ्लेक्ट है, देखो सुनो, कुछ समझना बढ़िया उससे। 40 से कम भी होगा तो दिक्कत बैंक को, अब 40 से ज़्यादा भी होगा, यानी कि 45 से ज़्यादा भी होगा तो दिक्कत है। दोनों केस को समझते हैं। आ रहा है समझ में? बुद्धि खुल रहा है थोड़ा सा भी? बुद्धि समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम? अरे बाबू थोड़ा सा तो कम से कम बुद्धि लगाओ वहाँ पे। अब देखो मान लो कम हो गया, एक केस देखते हैं 40 से कम हो गया। 40 से कम का मतलब क्या हुआ? 40 से कम होने का मतलब है कि टर्म डिपॉजिट बढ़ गया, टाइम डिपॉजिट बढ़ गया। अब वो क्या है? टाइम डिपॉजिट मतलब वो लंबा समय के लिए है, वो लंबा समय के लिए है, समझो, वो लंबा समय के। अब कोई भी पैसा जमा किया लंबा समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं किया, तो वो भी बैंक के लिए प्रॉब्लम है, वो भी बैंक के लिए प्रॉब्लम है। हाँ, बैंक के लिए ज़रूरी है कि कम से कम ये जो जल्दी दे के जल्दी लेने वाला जो होता है, ये क्या है, एक तरह से बैंक के लिए भी एक तरह से एसेट है वो। कैसे देखो, जैसे मान लो, जैसे दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। अब ये ज़्यादा हो जाए, 40 से लेके ये 50 हो जाए, 60 हो जाए, मान लो कि, चलो एक केस देखते हैं, मान लो कि 50 हो गया, 60 हो गया, इसका मतलब CA और SA बहुत जमा हो गया। बैंक को हर समय खतरा रहेगा अनसर्टेनिटी का। मान लो सब आदमी आके टाइम डिपॉजिट से सेविंग अकाउंट से और करंट अकाउंट से पैसा निकाल ले, तब तो दिवालिया निकल जाएगा उसका। लंबा कतार में लाइन में लग जाए ATM में, और सब अपना सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, बुर्बक सब सुनो, पैसा निकाल रहा है, पैसा निकाल रहा है, पैसा निकाल रहा है, क्या हो जाएगा? फुल अनसर्टेनिटी। तो कासा रेशियो टू मच भी ठीक नहीं है। अब दूसरी बात देखो, कासा रेशियो यदि कम हो रहा है, बात समझो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो हम इसको रेफरेंस लेते हैं कि पहले ज़्यादा काम बता रहे थे तुमको, ज़्यादा क्या बता रहे हैं कि 40% नहीं 50-60% हुआ। तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ज़्यादा हो, कभी भी निकल सकता है, कभी भी निकल गया तो दिवालिया निकल जाएगा उसका, पैसा सब चला गया। दूसरा केस ले लेते हैं कि यदि ये कम है तो टर्म डिपॉजिट ज़्यादा है, वही टर्म डिपॉजिट मतलब वही टाइम डिपॉजिट ज़्यादा है, और टाइम डिपॉजिट पे बैंक को बहुत ना इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बात समझो, पैसा बहुत जाता है उसका इंटरेस्ट। तो दोनों में ही खतरा है, 40% से नीचे भी खतरा है, और 40 to 45% के ऊपर भी खतरा है। इसलिए एक जो बैंक है आइडियली अपना कासा रेशियो कितना मेंटेन करना चाहती है? 40 to 45%। आया समझ में ना? आई रिपीट कि 40 to 45 से ऊपर हो जाएगा तो बैंक में अनसर्टेनिटी आ जाए, कभी भी आदमी लाइन लग के पैसा निकाल सकता है। दूसरा केस क्या है कि यदि 40% से नीचे हो जाएगा तो व्हाट डज इट मीन कि उसका टाइम डिपॉजिट ज़्यादा है, यानी कि बल्क डिपॉजिट ज़्यादा गया, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा उसको। क्योंकि इस पर देखो ना तुम लोग, अच्छा बैंक के लिए तो फायदेमंद सेविंग अकाउंट से भी करंट अकाउंट ज़्यादा है, उसमें 0% ब्याज है। तो जितना बिजनेस क्लास सब फार्म सब जितना करंट अकाउंट खोले उतना फ़ायदा है।
हाँ, मैं उसमें अनसर्टेनिटी है, वो कभी भी निकाल सकता है पैसा को। बात समझे? तो वही चीज़ दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ करेंट एंड सेविंग अकाउंट टू द टोटल डिपॉजिट। ठीक है, परसेंटेज के टर्म में होता है। अब देखो एसबीआई तो बहुत ही हेल्दी बैंक माना आता है इंडिया में, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक में आता नहीं है। एसबीआई, एचडीएफसी भी आता है। देखो बैंक इसमें देखो 45% है, तो इसे हम आकलन लगाते हैं कि अच्छा स्थिति है। और अभी भी देखो एसबीआई का 40 to 45% ही होगा। इंडिया में प्रेस्टिजियस बैंक है एसबीआई। और एसबीआई को जानते हो कि चूंकि मर्जर उर्जर इतना होता है एसबीआई के साथ, तो इसको अलग से भी पैसा, अलग से भी एसएलआर सीआरआर के बाद भी अलग से उसको पैसा रखना पड़ता है टेक केयर करने के लिए, क्योंकि ये बैंक यदि फेल हो गया, यही नियम है कि जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो बैंक है, इट इज़ अ टू बिग टू फेल, यानी कि इतना बड़ा कि फेल ही नहीं हो सकता। और यदि फेल हो जाए तो पूरा इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। ये एसबीआई कितना इंडस्ट्री को लोन दिया होगा। एसबीआई बैकबोन है इंडिया का। देखते हो ना, मात्र एसबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड को जारी कर सकती थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, वो अलग बात है। समझ में आ रहा है ना चीज़? हाँ, आगे देखो नीचे आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सेविंग अकाउंट कंप्लीटेड, करंट अकाउंट कंप्लीटेड। थर्ड देखो फिक्स डिपॉजिट, वो जिसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। हाँ, टर्म डिपॉजिट कह सकते हैं हम लोग। देखो नॉर्मली देखो कितना इसका रेंज होता है, 7 दिन से लेकर 10 साल तक का हो सकता है। ये 7 दिन से लेकर 10 साल हो सकता है। अब इंटरेस्ट दिया गया, इसका कोई काम नहीं है तुम लोगों का, क्योंकि हर समय बढ़ते रहता है, घटते रहता है। समझे? देखो इफ़ द डिपॉजिट आर ₹1 करोड़ और मोर दे आर कम अंडर द, यदि वही तो बात बोल रहे हैं, इसलिए इसको फिक्स डिपॉजिट भी बोल सकते हो, टोटल को भी। इसलिए क्योंकि 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक पैसा अभी शायद बैंक ने बढ़ा दिया होगा, तो वो बल्क डिपॉजिट हो गया, तो इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से ज़्यादा मिलेगा उसको। तो ऊपर वाला जो देख रहे हो सब जो टाइम डिपॉजिट है, उसमें अमाउंट्स भी तय हो रहा है कि कौन सा बल्क डिपॉजिट है। बल्क का मतलब ही क्या, ज़्यादा। तो बोला 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक, शायद अब 2-3 करोड़ कर दिया गया है बैंक में ऐसा में भी। ठीक है, तो वो बल्क डिपॉजिट के अंदर आ जाएगा और इंटरेस्ट उस पर अलग लगेगा। समझे? बस और कुछ नहीं है बाबू, सब आंकड़ा बदल चुका है, उस पर मत जाओ, दिमाग मत लगाओ उस पर। रिकरिंग डिपॉजिट, देखो रिकरिंग डिपॉजिट भी लगभग वही है। मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर लाइक फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का ही फिक्स है। इट इज़ अ मंथली डिपॉजिट विद द बैंक फॉर अग्रीड पीरियड। देखो इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि मंथली डिपॉजिट है। जैसे हम लेट से हमारा 50,000 का महीना है और हम चाहते हैं कि हम 10 साल तक पैसा जमा करते रहे बैंक में, एक बार जमा नहीं किए, मैं हर एक महीना 20-20 हज़ार करके जमा कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, हम कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, हम अपना पैसा जमा कर रहे हैं, तो मंथली पे कर रहे हैं। कितना तुम्हारा? 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, और इंटरेस्ट उस हिसाब से रहेगा अपना। समझ गए? इस चीज़ को लिख लो। हाँ, पेनल्टी फॉर प्री मैच्योर क्लोजर, और हम बोल तो दिए कि 10 साल तक करेंगे, आप बीच में बोल दिए कि सर नहीं कर पाएंगे, तो लगेगा पेनल्टी, कुछ पैसा काटेगा। समझ गया? आगे देखो बल्क डिपॉजिट। देखो बल्क डिपॉजिट वही चीज़ है, वही 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक पैसा जमा हो, जिसपे ब्याज खूब देगा ना बैंक, उसको बल्क डिपॉजिट कहेंगे। इंटरेस्ट वैरी करता है, और नॉर्मली हम उम्मीद करते हैं किससे? जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले लोग हैं, रिलायंस टाइप के आदमी है ना, वो मतलब वही अंबानी सब, अडानी सब, जिसके पास बहुत पैसा है, वो उससे उम्मीद करते हैं हम लोग। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब आगे जाओ, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, नो योर कस्टमर, KYC हर समय आता है ना, जिक्री है। इस बार पेमेंट बैंक जो ख़त्म हो गया, इसका किसका? पेटीएम वाला, तो उसमें भी ये उल्लंघन हुआ था ना KYC वाला गाइडलाइंस। हाँ, KYC का मतलब क्या है कि देखो तुमको जो फॉर्म भरने देता है ना, शुरू में किसी भी बैंक में जाओगे तो शुरू में बोलता है फॉर्म भरिए, उसमें तुमको आधार कार्ड देना पड़ता है, अपना फ़ोटो देना पड़ता है ना, सिग्नेचर अपना करना पड़ता है, बहुत तरह का बात है। वही KYC है, वही लीगल नेम वेरिफिकेशन, करेक्ट परमानेंट एड्रेस। और ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं ले रहा है बाबू, वो तुम्हारा रूल्स के हिसाब से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से लिया जाता है। और उतना ही नहीं, जो मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स है 2005, ठीक है, उसके हिसाब से भी आपका, क्योंकि हो सकता है आप गलत नाम दे दोगे, पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। देखो वही प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए क्या, आधार कार्ड सबसे बढ़िया, या वोटर ID। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था ना आधार कार्ड के ऊपर, जो जजमेंट आया था कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है,
बैंक में खाता खुलवाने के लिए। तो आप तो देखो आदमी लोग खाता खुलवाने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, लोग देते ही हैं। जिसको लगता है कि आधार कार्ड ठीक नहीं है देना, तो वो नहीं दे के ये तो वोटर आईडी भी दे सकते हैं या फिर तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। मगर बैंक का जो नॉर्मल टेंडेंसी होता है अभी भी आधार कार्ड मांगने का ही टेंडेंसी होता है। कहोगे कि सर क्यों? क्योंकि आधार सबसे लिंक हो जाता है। आधार आपके वोटर आईडी से लिंक हो जाता है, आधार आपका उससे क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक हो जाता है, आधार आपका सबसे इम्पोर्टेंट पैन कार्ड के साथ लिंक हो जाता है। तो आदमी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो कंप्यूटर में ही पता चल जाएगा, कितना ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ। उस हिसाब से तुमको ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आ जाएगा नोटिस, हाँ जी पिछले बार इतना इतना का ज्वेलरी खरीदे थे क्या? जान रहे हो ज्वेलरी खरीदोगे तो पैन कार्ड रहेगा उसमें। और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि भारत सरकार का जो टैक्स बोएंसी केवल इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं, डायरेक्ट टैक्स में भी बढ़ा है, बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ नॉन इन्वेजिव प्रोसेस। आप कौन सा फॉर्म, एक फॉर्म था ना जी ATS करके फॉर्म, उस फॉर्म के हिसाब से पता चल जाता है, ट्रैक हो जाता है आदमी से, समझे? तो देखो ये सब हो गया। अब आगे देखो, अच्छा सेम आगे चलो आगे देखो, नीचे देखो, ये तुमको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बैंक अकाउंट फॉर NRI। हर समय जब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का तो NRI डिपॉजिट का बात आता है। बचाओ बच्चे लोग कौन सा NRI अकाउंट मतलब करेंट अकाउंट की कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट याद करो। तो देखो 3 तरह का अकाउंट होता है NRI सबका। NRI मतलब क्या कि NRI मतलब इंडियंस ही है जो बाहर रह रहे हैं, वो इंडियंस है, तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी है जो बाहर रह रहे हैं 182 डेज मतलब लगभग 6 महीना से 182 डेज लिख लो, उसमें 182 दिन है। पॉलिटी पढ़े हो ना, उसमें देखे हो ना सिटीजनशिप सबका बहुत सारा चीज़। 182 डेज यदि इंडिया से छोड़ के वो 182 डेज रहे तो वो नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस बन गए हैं। तो इंडियंस ही वो है, ओवरसीज इंडियंस का बात नहीं करो, ओवरसीज अलग है, उसका परदादा सब है वो वाला। अब यहाँ पे देखते हैं तो 3 तरह का अकाउंट होगा। एक को बोलते हैं NRO अकाउंट, इसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, है तो ये रुपी वाला अकाउंट का, रुपी मतलब अपना करेंसी जो भारत करेंसी है। दूसरा NRE अकाउंट यानी कि नॉन रुपी एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, ठीक है समझ गए? पहले बस फुल फॉर्म लिखो ना बच्चा लोग, फुल फॉर्म लिखो, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल रुपी। अब एक्सटर्नल वर्ड का मतलब है थोड़ी देर में समझेंगे। और FCNRB अकाउंट, इसका मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। अब सब तीनों का मतलब समझते हैं थोड़ी देर में हम लोग। देखो कितना अच्छे से लिख दिया गया है तुम लोग को कि NRI का मतलब इंडियन सिटीजन ही है जो बाहर रह रहा है और इंडिया का ही पासपोर्ट है उसके पास, बाहर काम कर रहा है और 6 महीना कम से कम 182 डेज। तो सबसे फर्स्ट समझते हैं हम लोग नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, जिसको बोलते हैं NRO अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। देखो रुपी है बच्चा लोग, रुपी है, समझे? रुपी है। अच्छा देखो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होता है थोड़ा समझ लो, उसके बाद लिख लेना, फिर समझाऊंगा वही चीज़। जैसे हमारे NRI भाई लोग हैं, वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और उसका ज़मीन खेत दुनिया भर का ऑपरेशन यहाँ पे भी चल रहा होगा ना, वो आदमी यहाँ पे भी कमा रहा होगा ना इंडिया में। जैसे इंडिया छोड़ के गया वहाँ पे, लेट से दुबई गया, हमारा NRI भाई दुबई गया, वो उधर कमा रहा है, जम के कमा रहा है, तो वो यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी कमा रहा हो इंडिया में। तो जो चलो वहाँ जो कमाया तो उसको वो तो टैक्स नहीं लगेगा, मैं यहाँ जो कमाया वो तो टैक्स लगेगा ना। ऐसा हो सकता है ना कि वहाँ से कमा के पैसा यहाँ भेज दिया हो और उस बिजनेस ऑपरेशन से यहाँ पे काम हो रहा हो, मतलब उस पैसे से बिजनेस ऑपरेशन हो रहा हो, यहाँ पे काम हो रहा हो। जब यहाँ काम हो रहा हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा ना, कहाँ पैसा, तो उस समय जो अकाउंट बनता है उसी अकाउंट को NRO अकाउंट कहते हैं। ये टैक्सेबल है, सरकार पैसा लेगी, इस पर लगेगा टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में ऑपरेशन हो रहा है। आया समझ में ना क्या बोल रहे हैं? भले ही वो नॉन रेसिडेंट वहाँ है, मगर उसका ऑपरेशन इंडिया में चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है स्टूडेंट की बाहर गया, बाहर से पैसा भेजा, इंडिया में पैसा का पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उसको देना पड़ेगा इंडियन टैक्स। क्यों? आखिर ये इसी धरती से कमाया जा रहा है, इंडियन धरती से कमाया जा रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा पैसा वो। देखो तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है।
ये जो अकाउंट होगा इंडियन रुपीज़ का अकाउंट होगा और विथ ऑथराइज्ड बैंक्स बाय आरबीआई, कोई भी बैंक उसको ऑथराइज कर सकता है, यानी आरबीआई ने जो भी ऑथराइज किया गया बैंक उसको ये इशू कर सकता है इस तरह का अकाउंट, एनआरओ अकाउंट। दिस अकाउंट कैन ऑल्सो भी मेंटेन विद द पोस्ट ऑफिस, देखो पोस्ट ऑफिस भी मेंटेन कर सकता है इस तरह का अकाउंट, एनआरओ अकाउंट। हाँ, कैन बी ओपन जॉइंटली विथ रेसिडेंट्स इंडियन। अब ये भी हो सकता है कि वो एनआरआई है और लेट से उसके पिताजी इंडिया में है, तो साथ में जॉइंट अकाउंट भी खुल सकता है। ऐसे भी जॉइंट अकाउंट खुलता है ना, हम लोग देखते हैं ना हमारे माता पिता सबका जो बड़े एज का जॉइंट अकाउंट रहता है, और हम लोग भी खोल सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऊपर जनरेशन वाला ही करेगा। मतलब बाहर आदमी है दुबई में, वो अपने फादर के साथ अपने दोस्त के साथ भी जॉइंट अकाउंट खोल सकता है। मेनली देखो यही लोकल ट्रांजैक्शन, जो इंडिया में जो पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए वो अकाउंट बना। हाँ, इफ़ ए सिटीजन बिकम्स एनआरआई, इसलिए जैसे सिटीजन एनआरआई बना तब उसको हम लोग बोल रहे थे एनआरओ अकाउंट, समझ गए ना। इस एग्जिस्टिंग अकाउंट बिकम्स एनआरओ अकाउंट, क्यों? क्योंकि वो बाहर चला गया, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है और पैसा उसमें जमा होगा तो उस हिसाब से डिडक्ट होगा। हाँ, ये भी देखो सेविंग अकाउंट में भी हो सकता है, करंट अकाउंट में भी हो सकता है, हाँ रिकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है, या फिर तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है। तो यानी कि जो हमारे इंडियंस को जो फैसिलिटी मिल रहा है तुम्हारे में इस आदमी को कि सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, है ना, करंट अकाउंट भी खोल सकता है बिजनेस फॉर्म से, रिकरिंग अकाउंट भी खुल सकता है, टाइम डिपॉजिट पे सब सेम व्यवस्था। हाँ, इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है विद इन द, हाँ इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड एज पर द रूल्स। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स क्यों पैसा जमा हो रहा है, इंडिया के धरती से जमा हो रहा है पैसा, इनकम टैक्स लगेगा, समझ गए ऐसा कुछ। तो हम ये हाँ, देयर इज अ लिमिट ऑन द रिपेट्रिएशन ऑफ फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लास्ट में कितना अच्छा पॉइंट बोला है, ऐसा नहीं है बाबू, देखो एनआरआई यहाँ पे खूब कमा लिया अपना, चाहे जॉइंट अकाउंट के साथ चाहे अपना अकाउंट, दोनों पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब पैसा वो दुबई मंगवा लेगा, नहीं मंगवा सकता है दुबई वो सब पैसा, उसका कुछ लिमिट ही मंगवा सकता है। देखो मैक्सिमम क्या कि $1 मिलियन पर ईयर, एक साल में ना 1 मिलियन, हो सकता है ये आंकड़ा बदल गया हो, मैं बात समझो कि रिप्रेटेशन मतलब जो इस अकाउंट में जो पैसा जमा होगा वो दुबई वाला आदमी का, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि सब पैसा हम खर्च करेंगे दुबई में। नो, यू कांट डू दिस थिंग्स। आपका सालाना लिमिट है, एक साल में आप इतना ही पैसा अपने अकाउंट से कर सकते हो सकता है यहाँ इंडिया में कमाए सब पैसा वहाँ जाकर फिर उड़ा दे, तो आखिर इंडिया का पैसा था वो। और ये सब नॉर्मली क्या होता है, रुपये में डिपॉजिट होता है, हमेशा रुपये में। इसलिए ऊपर में क्या लिखा गया, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, ये रुपी है, कोई फॉरेन करेंसी वाला नहीं है। आएगा फॉरेन करेंसी वाला भी 3rd नंबर पे। आया समझ में ये चीज़? आगे देखो, NRE अकाउंट यानी कि नॉन रेसिडेंट्स, वो क्या था, NRO था, करेक्ट। अब देखो इसमें ई है, ई का मतलब क्या, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। अब देखो सिंपल कहानी है, जो दुबई में भाई बैठा हुआ है हमारा, वो वहीं कमा रहा है, इंडिया में नहीं कमा रहा है। वो चाहता है कि इंडियन अकाउंट से हम बैंक खोलें, इस पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए ना, टैक्स नहीं लगा सब सिर्फ, तो इंडिया के साथ खोल लिया। इंडिया के क्या है तो इंडियंस ही ना जी, पैसा भले ही दुबई में कमा रहा है, यहाँ पे इंडिया में आके अपना अकाउंट खोल लिया, मैं उस पर टैक्स नहीं लगा क्योंकि बेचारा पैसा कमाया वो दुबई से कमाया है। मैं इंडिया के लिए तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आखिर इंडियन बैंक में है वो, इंडियन बैंक भी उसको यूज़ कर रहा है जैसे तुम्हारा और मेरा पैसा यूज़ कर रहा है। हाँ, पूरा अभी आएगा, वो भी आएगा, वो किसी तरह भी दे सकता है, और बट ये रुपी अकाउंट है, रुपीज़ में। देखो बिल्कुल ये भी सेम है कि अकाउंट इंडियन रुपीज़ में रहेगा, और वही आरबीआई जो ऑथराइज करेगा बैंक को, वही बैंक क्या कर सकता है, एनआरआई अकाउंट को खोल सकता है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट कोई भी बैंक खोल सकता है, ऐसा नहीं, ऑथराइजेशन होना चाहिए ऊपर आरबीआई की तरफ से, तो मतलब आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिलना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए कि हम कोई बैंक खोलना चाहता है इस तरह का अकाउंट से। हाँ, ये भी जॉइंट अकाउंट हो सकता है दूसरे अनदर एनआरआई के साथ, ये भी हो सकता है, यानी कि ऊपर मतलब दोनों एनआरआई खोल सकता है, कहने का मतलब ये है। कैन ऑल्सो भी ओपन बाय द एनआरआई विथ क्लोज रिलेटिव, हाँ यदि इंडिया में कोई क्लोज रिलेटिव उसके साथ भी खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसमें कौन सा मनी जमा होगा, देखो तो बाबू 4 नंबर में क्या लिखा गया है, अमाउंट टू बी डिपोजिट इन दिस अकाउंट इज अन फॉरेन लैंड ओनली, दुबई में कमाया हुआ पैसा। इसमें भी लाभ वही मिलेगा, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड योर फिक्स डिपॉजिट। मिनिमम टेन्योर कितना होना चाहिए, टर्म डिपॉजिट का 1 साल, टर्म वो फिक्स डिपॉजिट है उस 1 साल होना चाहिए। बैंक से अपना इंटरेस्ट रेट तय करेगी। हाँ, हाउएवर द इंटरेस्ट, हाँ मगर ये भी जरूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो स्टूडेंट,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है, तुम्हारे और मेरे जैसा जो आदमी को इंडिया में मिल रहा है पैसा, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा, उसको भी उसी में मिलेगा। वही बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट शेल नॉट बी हायर दैन द कंपेरेबल डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट, यानी कि जो भी हम लोग अकाउंट, जो इंडियंस लोग अकाउंट खोल के, जो भी डोमेस्टिक वाला मार्केट है, जो इंटरेस्ट है डोमेस्टिक वाला इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कौन सा वर्ड? इल्ड वाला है कि? हाँ नहीं, इल्ड नहीं, कॉस्ट ऑफ फंड्स वाला। हाँ, जो डोमेस्टिक मार्केट का वही मिलेगा, उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये नहीं कि उधर से कर रहा है तो उसको देंगे। हाँ, इनकम टैक्स इसमें नहीं छापा मार सकता है, नो, क्योंकि फॉरेन कंट्री में कमाया हुआ पैसा है। फुली रिप्रेटेबल, देखो आगे ना मस्त मजा कि पैसा दुबई से कमाया तो कभी भी फुल पैसा ले सकता है वापस, कि हो गया बैंक अकाउंट हो गया, अब लाओ पूरा पैसा लाओ, पूरा ले जा सकता है, फिर दुबई में अपना इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ से वो कर रहा हो। ये हो गया। अब देखो, अब ये हाईली इंटरेस्टिंग है ये वाला FCNRB अकाउंट, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट्स बैंक अकाउंट। देख रहे हो ना, ये फॉरेन करेंसी। बाबू फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है? डॉलर, रिनमिनमी, यूरो, यही सब होता है जी। इसमें यदि किसी ने किया तो ओनली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन। फिक्स डिपॉजिट समझ रहे हो ना, वही टाइम डिपॉजिट, वही केवल खुल सकता है, और वो वही बैंक खोलेगा जो ऑथराइज्ड है RBI की तरफ से। नंबर 1 ये चीज़ लिख लो। उसमें क्या था? करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, है ना, टाइम डिपॉजिट सब अलाउड था। इसमें सब अलाउड नहीं है, इसमें ओनली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। हाँ, वही कैन बी ओपन बाय द NRA विद क्लोज रिलेटिव, यहाँ कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम टेन्योर 1 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए, मोर देन 1 ईयर कर दो। हाँ, इसमें आप जो अप्रूव्ड फॉरेन करेंसी है, अब हो सकता है कि इंडिया बोले कि हम रिनमिनमी को नहीं लेंगे, तो उसमें आप जमा नहीं कर सकते हो। हाँ, इंडिया तो डॉलर में तो लेना ही चाहेगा। तो जानते हो ना कि ये जो हम लोग हमेशा बोलते हैं NRI डिपॉजिट, तो उसमें जो डॉलर जो डिपॉजिट होता है यही FCNRI अकाउंट ही होता है। FCNRI अकाउंट, सो मत देखो, सुनो अच्छे से, FCNR अकाउंट आया समझ में? हाँ, इसी में जो भारत सरकार ने, RBI ने बोल दिया कि इतना फलना वाला करेंसी हम स्वीकार करेंगे। अब बताओ जिम्बाब्वे का क्यों करेगा करेंसी इंडिया वही करेंसी एक्सेप्ट करेगा जिसके पास उसका ट्रेड बास्केट हो, चाहे वो 6 वाला ट्रेड बास्केट हो या ये फिर 40 वाला हो। याद करो, रीड और नीड बताए होंगे क्लास में कभी। वो डिपेंड करता है RBI के ऊपर सोलली। अप्रूव्ड फॉरेन करेंसी हो सकता है। हाँ, इंटरेस्ट रेट क्या है? RBI गाइडलाइंस के हिसाब से कोई टैक्स नहीं लेगा, क्योंकि बाहरी का पैसा है ना, वो क्यों लगना चाहिए? और फुली रिप्रेटेबल है, यानी 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, पूरा पैसा वो फिर बैक ले जा सकता है। तो कौन सा फुली रिप्रेटेबल है, कौन सा नहीं है, बच्चे लोग समझ में आ गया ना तीनों अकाउंट में? बिल्कुल वही देखना है। देखो अभी क्या पढ़े हम लोग, देखो यही ना, फिर से रिपीट कर दिया, कुछ नहीं। यील्ड का मतलब क्या होता है ना। अब थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये थोड़ा देखो, मस्त चीज़ है ये। जो बैंक पैसा देती है हमें, किसके लिए दे सकती है? हाउस लोन के लिए दे सकती है ना, मॉर्गेज लोन के लिए दे सकती है, कॉर्पोरेट लोन्स के लिए दे सकती है, या पर्सनल लोन के लिए दे सकती है। अब जानते हैं हम इस बात को कि पर्सनल लोन जो है बहुत ही अनसिक्योर्ड लोन है, कभी भी हो जाए। यानी कि क्रेडिट कार्ड एडवांस, याद है ना, वो बहुत ही क्या अनसिक्योर्ड है। आदमी कार्ड ले गया, एकदम पूरा मॉल में उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो पैसा देना नहीं है, उसको तो बाद में देना है, तो उस पर ब्याज भी बढ़िया दम भर के लेगा। फिर बैंक से 15 से लेकर 20% लेता है। तो जो लोन बहुत रिस्की है उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा है, और जो लोन रिस्की नहीं है उस पर इंटरेस्ट कम है। जैसे एग्जांपल देखो, हाउस लोन। कभी सर हाउस लोन क्यों रिस्की है? अरे भाई, वो एसेट दिखा के, कोलेटरल दिखा के लिया है ना, मॉर्गेज दे के लिया है। नहीं देगा, खेत का ज़मीन है तुम्हारे में, बेचो खेत का ज़मीन, कोई टेंशन ही नहीं है। अब बैंक जानते हो कि लास्ट रिसोर्ट में कर भी रहा होता है। एक तो अपना ही मोहल्ला में भी हुआ है, ई-रिक्शा वाला, बढ़िया से 1 ही दिन में हो गया तय, है ना, तो कर लेता है। बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, बैंक का अपना बहुत बड़ा बैकअप होता है। उसका बैकअप बहुत, समझते हो, बैंक का फ़ोन कितना बड़ा मिनिस्टर सब का बैंक को आता है, उसका अपना पहुंच रहता है भाई, है ना। 1 दिन में फोर्स आके पूरा वो कर दिया। और पता, अगला दिन गए वहाँ पे ई-रिक्शा वाला, हम बोले ये क्या हो गया, ये गिर गया, ई-रिक्शा कहाँ गया? तो ई-रिक्शा पता चला यहाँ आ गया। मतलब इतना खतरनाक हो सकता है, समझे। तो देखो, इसलिए हाउस लोन पे ब्याज उतना नहीं लेता है लोग, मगर देखो पर्सनल लोन पे, क्रेडिट कार्ड एडवांस पे बहुत लेगा ब्याज वो। RBI ने चिंता भी जताया था ना
कि बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड एडवांस सब, पर्सनल लोन सब, थोड़ा लगाम लगाओ इस पर। नीचे आओ विद्यार्थी लोग, सब समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ कुछ चीज़ तो समझोगे ना यहाँ पे। सैगा क्या है, मतलब क्रोनोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजी समझो कि आखिर बैंक जो काम किया है 2000 के बाद वो कौन से बेंचमार्क पे काम किया है। आखिर जो इंटरेस्ट रेट तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी से जो इंटरेस्ट रेट लेता है बैंक, लेफ्ट और राइट तो नहीं ले सकता, कुछ तो नियम होता होगा बैंक का। याद करो बच्चे लोग, जो स्विट्जरलैंड का जो सबसे बड़ा बैंक है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें हमारा बहुत सारा गोल्ड रिजर्व भी रखा हुआ है, इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक, समथिंग ऐसे ही कुछ है ना, इंटरनेशनल सेटलमेंट, हाँ, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है बाहर देखा जाए तो। और लंदन बैंक में भी है हमारा। कितना गोल्ड रिजर्व रखे हैं हम, बताओ तो। हाँ, 700 टन करके, उसमें भी कुछ है। तो देखो उस समय जो स्विट्जरलैंड का ये जो है, इसने बेसल नॉर्म्स दिया हमें, वही जिसको बेस रेट कहते हैं, ये सब बेसल नॉर्म्स सब है। शुरू में चलता था BPLR, उसको बाद में हटा दिया, उसको हटा दिया गया, याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। दूसरा क्या है, बेस रेट दिया। बेस रेट मनमोहन सरकार के टाइम में लगा था। बेस रेट मतलब वही बेसल नॉर्म्स के हिसाब से है। अब MCLR 2016 में लागू किया गया। MCLR देखो, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, MCLR। अब देखो प्रॉब्लम क्या है बच्चे लोग, एक सिंपल भाषा समझते हैं। देखो इधर देखो, बैंक में पैसा खूब जमा हुआ, ठीक है, अब बैंक ने दम भर के पैसा भी दे दिया, बैंक का हो गया NPS। अब बैंक का उस समय बहुत NPS हुआ था। इधर सुनो, बैंक का जब NPS हुआ तो बैंक तो घाटा में चला जाएगा। अब तुम्हारे जैसा मेरे जैसा आदमी मुंह उठा के जाएगा बैंक के पास पैसा लेने के लिए, और वो बैंक का NPS हो गया तो पक्का इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा, उसको वसूलना है। और ये गलत चीज़ है कि बैंक का यदि कुछ चीज़ खराब हुआ है तो नया कस्टमर के साथ काहे वसूले। तो इसलिए RBI को लगा कि बैंक लोग गलत कर रहा है, ये बेस रेट गलत है, क्योंकि बैंक का जो NPS है वो भी, उसको भी निकालने के चक्कर में ये लोग इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। अब प्लस दूसरी बात है कि जब रिपो रेट कम कर दे रहा है RBI, रिपो रेट कम क्यों करता है, ताकि मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो सके नीचे। रिपो रेट कम करने का मतलब क्या है कि जो बैंक को जो पैसा मिल रहा है उसमें कम ब्याज, RBI खुद कम ब्याज ले रही है। बुझने आ रहा है ना, जब RBI कम ब्याज ले रहा है तो RBI ये सोच के ना कम ब्याज ले रहा है कि ताकि आदमी को भी सस्ता लोन मिल सके और मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो सके, लिक्विडिटी आ सके मार्केट में। आ रहा है समझ में? मैं ये हो नहीं रहा था, ये बेस रेट में हो नहीं रहा था, रुक रहा था, बीच में फ्लो रुक रहा था। अब फ्लो रुकने का कारण क्या है कि बहुत सारा बैंक का NPS हो गया था। तो इसलिए RBI ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था 2016 में कि जो रिसेंट आपका जो डिपॉजिट है जी, रिसेंट डिपॉजिट है, उसके आधार पे आप इंटरेस्ट रेट तय करिए। इससे क्या होगा कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन होगा। अब मान लो कि जो 10 साल पहले NPS हो गया, आप सबके हिसाब जोड़ोगे तो इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा होगा, फिर तुम्हारा जैसा मेरा ऐसा आदमी फिर सफरर होगा। तो बैंक ने कहा कि देखिए MCLR रेट से आप चलिए, वो ज़्यादा बेटर है। रिसेंट टाइम में जो डिपॉजिट आया उस हिसाब से आप तय करिए कि कितना आपका इंटरेस्ट रेट होगा। अब प्लस जो ऊपर में रिपो रेट जो हम कम कर दे रहे हैं तो वो आप लाभ दीजिए कस्टमर को। MCLR लाया गया। मत देखा गया कि MCLR हर एक बैंक में काम नहीं किया, उसके बाद भी मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हुआ। तब फिर RBI आया एक नया बेंचमार्क के साथ, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क। हाँ, तो बहुत सारा बैंक बच्चे लोग अभी दोनों ही फॉलो करता है। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क में MCLR उसका हिस्सा है। एक्सटर्नल बेंचमार्क के अंदर MCLR समझ में आ गया ना, जो रिसेंट डिपॉजिट हुआ उसके हिसाब से इंटरेस्ट तय किया जाए, नहीं शुरू से नहीं, रिसेंट टाइम्स से। और एक्सटर्नल बेंचमार्क में एक MCLR हिस्सा हो जाएगा, एक रिपो रेट भी हो जाएगा, और भी बहुत सारा फैक्टर होगा एक्सटर्नल बेंचमार्क में। तो इंडिया में कोई पूछेगा कि इंटरेस्ट रेट कैसे तय होता है, तो तुम लोग मुंह उठा के बोल दोगे एक्सटर्नल बेंचमार्क, ठीक है। और बहुत सारा बैंक में अभी भी MCLR ही चलता है, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी जस्ट सर्वे हम किए थे, सर्वे में बताए थे तुम लोग को कि प्रॉपर मॉनेटरी ट्रांसमिशन हुआ है। अब मॉनेटरी ट्रांसमिशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेचारा RBI कम पैसा कर रही है इसलिए कि आदमी को पैसा मिल सके। और बताओ बीच में पैसा रुक जाएगा तो फिर किस हिसाब से की है वो, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। देखो इसमें क्या लिखा गया है, इट इज़ फेल्ड दैट मॉनेटरी ट्रांसमिशन विल बी प्रॉपर इफ द कॉस्ट ऑफ फंड्स इज कैलकुलेट। कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फंड अभी जो लाइबिलिटी जो है ना, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिसेंट इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट। समझ गया? रिसेंट का जो हुआ उस पर तय किया जाए। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को
देखो अब इसमें अंतर बताया कि बेस रेट और MCLR में क्या अंतर है, ठीक है। तो बेस रेट देखते हो, बेस रेट वही जो हम तुम लोग को बताएं कहानी लंबा समय तक के लिए, वो ठीक नहीं रहेगा। तो MCLR ज़्यादा बेटर है क्योंकि अभी रिसेंट टाइम का वो लेता है, वो समझे। देखो MCLR इज पब्लिश्ड एवरी मंथ फॉर डिफरेंट मैच्योरिटी। फॉर एग्जांपल देखो ओवरनाइट, यानी कि अभी का अभी लेना है आपको, 2-3 दिन के लिए लेना है। ओवरनाइट बताए थे ना, 1 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में ऐसे ही कुछ होता है, उसके लिए लेना है। 1 मंथ के लिए लेना है, 3 मंथ के लिए लेना है, तो उसका अलग अलग होगा। और वो कैसे तय होगा कि जो कॉस्ट ऑफ फंड था, कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अब प्लस जो इंटरेस्ट, जो रिसेंट टाइम में जो इंटरेस्ट उसने ऑफर किया, वो सबको जोड़ते हुए, नट की पहले वाला सब चीज़ को नहीं, रिसेंट टाइम को जोड़ते हुए, ठीक है। तो अलग अलग देखो, ओवरनाइट का अलग होगा, 1 मंथ का अलग होगा, 3 मंथ का अलग होगा, अलग अलग होगा उसमें। होप तो समझ में आ गया होगा। सब जरूरी नहीं है समझना, जो बता दिए वो काफ़ी है। MCLR देखो तो वही बोला गया कि MCLR बेटर होगा, मॉनिटरी ट्रांसमिशन होगा इसका, ये सभी चीज़। नीचे जाओ बच्चे लोग। हाँ, तो बोल तो दिया गया सबको कि MCLR से करो, मगर कुछ कुछ एग्जम्पशन भी है कि ये 3 चीज़ है जहाँ पे MCLR की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, लोन ग्रांटेड अंडर DRI, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, यानी कि कोई स्कीम है जहाँ पे जानबूझ के पहले से ही बोला है कि आपको सस्ता देना है लोन, तो उस समय MCLR को आप दरकिनार कर सकते हो। दूसरा क्या है, लोन टू ओन एम्प्लॉइज, बैंक का जो एम्प्लॉइज़ है उसके साथ MCLR वाला नहीं, उसको सस्ता, क्योंकि उतना दिन सर्विस दिया उसने बैंक को, तो उतना तो फेवरेटिज्म होना चाहिए बैंक के एम्प्लॉइज़ को, कि जिसने पूरा मेहनत किया है बैंक को बढ़ाने के लिए, उसको भी उस इंटरेस्ट लोगे तो नहीं चलेगा उसको। वही स्पेशली रिटायर्ड एम्प्लॉइज सब, जो रिटायर हो गया वो यदि मुंह उठा के चले जाए वहाँ पे कि हमको लोन चाहिए, तो उसको ज़्यादा ब्याज नहीं, उसको कम ब्याज, MCLR से कम। और भी है जैसे लोन्स टू डिपॉजिट ऑफ द बैंक अगेंस्ट देयर ओन डिपॉजिट, समझ गया ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला तीनों चीज़। तो इंपॉर्टेंट ये है कि MCLR और एक्सटर्नल बेंचमार्क, समझ गए। हाँ, कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। ये मैं तुमको पहले ही बता दिया हूँ कि जब बैंक के पास 100 रुपया डिपॉजिट आया, तो बैंक ने क्या किया, कुछ पैसा रिजर्व कर दिया, जैसे 25 रुपया रिजर्व कर दिया CRR और SLR के रूप में, ठीक है। अब 25 रुपया में क्या हुआ, मतलब 25 रुपया क्या किया उसने रख लिया, बचा कितना, 75 रुपया। 75 रुपया में क्या किया कि लेट से 30 रुपया इन्वेस्टमेंट में दे दिया, और कितना बचा, 30 रुपया दे दिया तो 45 बचा। 45 वो लोन और एडवांसेस देगा। अब लोन एडवांटेज में तुम्हारा उसका 40% वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देगा, और जो बचेगा उसके बाद तुम्हारा और मेरे ऐसा आदमी को देगा, और उस हिसाब से इंटरेस्ट लेगा। कंप्लीटेड।